भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। कल मैंने आपसे चर्चा किया था अपने वीडियो के अंत में कि कल मैं बंगाल की स्थिति पर चर्चा करूंगा। आप बहुत कुछ बंगाल की स्थिति के बारे में जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने आसाम का दौरा और बंगाल में ही जहाँ जहाँ हिंसा प्रभावित क्षेत्र थे दौरा किया और सरकार ने उसमें कितना सहयोग किया कितना नहीं किया उसके बारे में एक चर्चा किया था। उसके पश्चात बंगाल में एक नई परिस्थिति ने जन्म लिया। वह परिस्थिति का जो पृष्ठभूमि था वह ऐसा था कि 2016 में बंगाल में एक वीडियो स्टिंग सामने आया नारदा घोटाले के संबंध में। वहाँ पर एक्चुअल में बंगाल में जो स्थिति थी वहाँ पर चिटफंड का बहुत ही खेल होता था जो और खुलेआम वहाँ पे चिटफंड चलते थे। चिटफंड का मतलब है कि छोटे छोटे लोगों से इन्वेस्ट कराना, पैसा कम समय में ज़्यादा दुगना कर देना, तिगुना कर देना, इस प्रकार के अपने अपने योजनाएं चला के व्यक्तिगत लोग जिनको आरबीआई द्वारा जब ऐसे बहुत से घोटाले देश में आने लगे तो केंद्र सरकार आरबीआई ने उस पर रेगुलेशन बनाया और उसको प्रतिबंधित कर दिया। उसके पहले तक बंगाल में काफ़ी ज़्यादा यह स्थिति थी और गरीबों के पैसों को लेकर जो है वहाँ पर आए दिन कंपनियां भाग जाया करती थी। तो उसी में से एक स्थिति थी नारदा स्टिंग हुआ वहाँ पर किसी ने किया और वह सामने आया और उस स्टिंग के पश्चात वहाँ की उच्च न्यायालय ने 2017 में सीबीआई को केस दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया। 2017 से सीबीआई ने केस दर्ज किया और 2017 से वहाँ पर किसी के खिलाफ जो है सीबीआई कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि इसके पूर्व आपने देखा होगा कि शारदा चिटफंड घोटाले में जब सीबीआई ने एक आईपीएस अधिकारी को जो जिनकी संलिप्तता किसी न किसी रूप में थी या उनको जो भी इसमें दोषी थे उनको बचाने के संबंध में थी, उनको जब गिरफ्तार और नोटिस करने का दिया तो स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई और सीबीआई एक समय तो ऐसा है कि सीबीआई के अधिकारियों को अरेस्ट भी करवा लिया उन्होंने। तो यह स्थिति चलती रही तो बहुत दुरूह स्थिति थी। फिलहाल सीबीआई को अपना कार्य करना था, एक समय इसको बहुत समय तक रोका नहीं जा सकता था, तो सीबीआई ने ऐसा ही किया और उन जो दोषी थे उसमें कई लोग दोषी थे, करीब 6-7 लोगों का स्टिंग हुआ था जिसमें 2 या 3 लोग भाजपा में आ गए हैं, लोकसभा सदस्य और वह बन गए हैं, जिसमें शुभेंदु मुखर्जी, मुकुल राय और तृणमूल के एक सांसद हैं, एक भाजपा के भी लॉकेट चटर्जी इन लोगों का नाम है। तो उनका लोग जो कि नियम यह है कि सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है लोकसभा स्पीकर से अनुमति लेनी जरूरी होती है। तो सीबीआई ने वहाँ पत्र भेजा है उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए और उनके पूछताछ में बुलाने के लिए। उसी प्रकार इन चारों लोगों का जो हुआ क्या कि उसके पश्चात सीबीआई ने 4 मिनिस्टर, 4 एमएलए मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस के बुलाए, जिनकी राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने मुकदमा चलाने की अनुमति कुछ दिन पहले प्रदान कर दी थी। उन चारों का जो नाम था उसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख नाम था उसमें फिरहाद हाकिम
का नाम था, जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और होम मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग मिनिस्टर थे। उसके पश्चात सुब्रत मुखर्जी हैं, जो वर्तमान सरकार में जो है, फिरहाद हाकिम भी वर्तमान सरकार में मिनिस्टर हैं, पूर्व में भी मिनिस्टर थे। इस सरकार में सुब्रत मुखर्जी जो पंचायती राज मंत्री हैं, उसके पश्चात मदन मित्रा एमएलए और पूर्व मंत्री हैं। चौथे नंबर सोवन चटर्जी, पूर्व मेयर कोलकाता और एमएलए भी हैं। इन चारों लोगों को पूछताछ के लिए मंगलवार को सीबीआई ने अपने निजाम पैलेस ऑफिस में बुलाया और पूछताछ करने के उपरांत इनको अरेस्ट कर लिया। जैसे ही इनको पूछताछ के लिए बुलाए जाने की खबर बंगाल में चीफ मिनिस्टर को लगती है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्वयं 10:45 में हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ सीबीआई ऑफिस का घेराव करते हुए पहुंच जाती हैं और शाम के 4:40 तक वह निजाम पैलेस के भीतर ही बैठी रहती हैं और सीबीआई पर दबाव डालती हैं कि बिना शर्त इन चारों को रिहा करो और अन्यथा मुझे भी गिरफ्तार करो। ये एक पहलू था जो था। दूसरे चरण में सीबीआई ने चूँकि अरेस्ट किया था, सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया कि चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। आज ही सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सीबीआई ने वर्चुअली उन लोगों को प्रस्तुत किया और वहाँ पर जो राज्य के कानून मंत्री थे वह उस सीबीआई कोर्ट में दबाव डालने के लिए समर्थकों के साथ खुद उपस्थित हो गए। जब ऐसी परिस्थिति में सीबीआई कोर्ट ने देखा तो उनको तुरंत बेल ग्रांट कर दिया कि अगर बेल नहीं दिया जाएगा तो कुछ भी घटना घटित हो सकती है किसी के साथ। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए फिर सीबीआई ने रात में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसमें चीफ जस्टिस कार्यवाहक राजेश बिंदल और दूसरे जो जस्टिस थे अरिजीत बनर्जी ने, जो सीबीआई की विशेष अदालत ने बेल दिया था, उसको स्टे कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख नेक्स्ट डेट यानी बुधवार को लगा दिया। बुधवार को सुनवाई किसी कतिपय कारण से नहीं हो सकी, फिर वह सुनवाई बृहस्पतिवार को होती है। उस सुनवाई में जो बातें रखी गईं कि कोर्ट ने पूछा कि भाई यह स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या किसी मुख्यमंत्री का वहाँ पे घेराव किया जाना, दबाव में बेल ले लेना और इतना दबाव बनाना क्या न्यायोचित था। ऐसे ढेर सारे कई प्रश्न किए राजेश बिंदल साहब ने। उस दिन तो बात आई गई हो गई। फिर नेक्स्ट डेट में लगा, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से या ऐसे कहें कि राज्य सरकार बंगाल ने जो है अभिषेक मनु सिंघवी, जो हमेशा कांग्रेस की तरफ से या एंटी भाजपा जो भी प्रकरण होता है या एंटी केंद्र सरकार जो भी केसेस होते हैं, आज की एंटी सरकार के जो भी केसेस होते हैं उसमें वह और कपिल सिब्बल उपस्थित होते हैं। कपिल सिब्बल जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में G20 ग्रुप 20 जिसमें उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव कराने और अन्य मांगों गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो उन्होंने मांग किया था, आजकल वह हाशिए पर है। ऐसी परिस्थिति में आजकल अभिषेक मनु सिंघवी उसकी पैरवी करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के स्कृत्य को, धरना को सीबीआई ऑफिस में और इन सब को बहुत ही चालाकीपूर्ण ढंग से इसको गांधीवादी तरीके से विरोध करना बताया।
सवाल इस पूरे प्रकरण में बहुत टेक्निकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, न बात करने का कोई इरादा है, क्योंकि जो मामला सब जुडिस है और जिस पे कोर्ट के संज्ञान में है, उस पे बहुत डिटेल में जाने की बात नहीं है। सिर्फ बात कुछ चीज़ों की है जो समझना है, आपसे मुझे समझना है, और मेरी अपनी जो राय है वह आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी का जो कृत्य था, सीबीआई ऑफिस में खुद 6 घंटे रहना, बाहर हजारों समर्थकों का हुजूम रहना, सीबीआई ऑफिस में पथराव करना, उसके पश्चात सीबीआई की विशेष अदालत में कानून मंत्री का उपस्थित होना, ये क्या दर्शाता है? क्या यह इनका कृत्य एक ऐसी सरकार का जो राज्य में पिछली बार से भी ज़्यादा 2 सीट ला के सरकार बनाती है, एक प्रचंड बहुमत के साथ आती है, किसी भी रूप में आती है, सरकार तो बनाया, शपथ तो लिया, क्या उस सरकार का यह कृत्य संविधान सम्मत, न्यायोचित, नैतिक रूप से उचित था? इसका उत्तर सोचने की जरूरत है। जबकि ममता बनर्जी केवल कहना उचित नहीं होगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व की सरकार ने कोविड के लिए जब केंद्र को दोषी माना कि दिल्ली से जो नेता आ रहे हैं उनकी वजह से कोविड फैल रहा है, और 50 आरोप कोविड के संबंध में, खुद उन्होंने भीड़ एकत्र होने पर रोक लगाया। कर्फ्यू तो पूर्ण रूप से नहीं कहा जाएगा, लेकिन रोक लगाया कि भीड़ एकत्र न होने पाए। ऐसी परिस्थिति में खुद हजारों समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर देना, क्या वह न्याय संगत था? क्या ममता बनर्जी का कृत्य पुलिस या सीबीआई या अधिकारियों के कामकाज में बाधा डालना नहीं था? क्या कोई इतना निरंकुश हो सकता है कि वह मुख्यमंत्री होकर धरने पर बैठ जाए अपने आईपीएस अधिकारी के पक्ष में, या कोई इस कदर जो है रोड पे आकर किसी भी व्यक्ति का, आपका संघर्ष करने का मादा है और उसको एक समय लोगों ने पसंद भी किया था, लेकिन वही आपकी ताकत, आपकी बुराई बनने लगे, तो यह खराब स्थिति है। और संभवतः ममता बनर्जी की जो ताकत थी संघर्ष की, वह एक तानाशाही प्रवृत्ति, एक दर्दनाक स्थिति की ओर बंगाल को लेकर जाती हुई दिख रही है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं, लोकतंत्र में केंद्रीय एजेंसियों को काम न करने देना, केंद्रीय एजेंसियों पे खुद अविश्वास व्यक्त करना, केंद्र की सरकार पे अविश्वास करना, चुनाव आयोग पे अविश्वास करना, कोर्ट पे अविश्वास करना, केंद्रीय बल पे अविश्वास करना, जो भी एजेंसी हो उन पे अविश्वास व्यक्त करना, केवल जो हम कहें वही सत्य, उसके अलावा सब असत्य। क्या यह संभव है लोकतंत्र में? ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि बंगाल में आज की तारीख में कोई उनको चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है, तो जो वो चाहेंगी मनमाने पूर्ण ढंग से, ठीक है आप करिए, आपका शासन है, आपका राज्य है, आपकी जनता है, लेकिन इतनी पीड़ा आपको उन
20-25 परिवारों के मृतकों के यहाँ जो चुनाव बाद हिंसा में मारे गए, उनके लिए करते हुए नहीं दिखी आप। जो लाखों लोग शरणार्थी के रूप में आसाम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन सब जगहों पे शरणार्थी बन गए, बंगाल छोड़ के जिनको भागना पड़ा हिंसा के भय के वातावरण से, उनके संबंध में आपको कोई चिंता नहीं हुई। यह सब ऐसे प्रश्न हैं कि मैं किसी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चिंता इस राष्ट्र को, इस देश को सामने रखता हूँ तो ज़रूर होती है कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। क्या बंगाल जम्मू कश्मीर के नक्शे कदम पर चल रहा है, जहाँ पर केंद्र को ठेंगा दिखाना, केंद्र को ललकारना, केंद्र सरकार को चुनौती देना एक आम बात थी? क्या उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, या पंजाब की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में कुछ और मंशा हो, जिसको बंगाल के कल्चर, भाषा के नाम पर भविष्य की कुछ अनहोनी घटनाओं की ओर इंगित करता हो? क्योंकि कोई भी राज्य सरकार, देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ इक्का दुक्का सरकारों को छोड़ दीजिए, तो विपक्ष की कोई भी सरकार हो, इतना कटु, इतना केंद्रीय बलों, केंद्रीय संस्थाओं के खिलाफ इतना आग उगलना किसी ने नहीं किया। लेकिन बंगाल में क्यों? क्या लोकतंत्र में आपको बहुमत का मतलब देश और राष्ट्र के खिलाफ कार्य करना है? क्या बंगाल की जनता इससे खुद को खुश रख पाएगी? जो 34 साल कम्युनिस्ट शासन में किया गया, केंद्र को राज्य का दुश्मन बताया गया, वही आप द्वारा किया जा रहा है। इतने सालों से आप द्वारा केंद्र को ही दुश्मन बताया जा रहा है। क्या यह उचित है? एक अच्छे शासक का कार्य है लोकतांत्रिक संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रह के अपना काम करना। और सीबीआई ने तो इस प्रकरण में अपने मन से कोई केस भी नहीं दर्ज किया था, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पे केस दर्ज किया और जांच की कार्रवाई करनी थी उसको। तो ऐसी परिस्थिति में क्या यह संभव नहीं था? आपको मज़े की बात बताएं कि अगर यह राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी होती, भले उन्होंने विलम्ब से दी किसी कारणवश, परिस्थितिवश, क्योंकि चुनाव के पहले अगर उस समय दिया जाता तो यह होता कि सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा किया जा रहा है, या जो भी, क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई जांच एजेंसी वहाँ काम नहीं कर सकती? क्या बंगाल भारत का राज्य नहीं है जो केंद्रीय एजेंसियों को काम करने से वहाँ रोका जाता है, सेना को रोका जाता है? यह बताया जाता है अभी पिछले एक ऐसी स्थिति आई कि सेना बंगाल पे हमला करने जा रही है, भेजा है केंद्र सरकार ने। अनेक तरह के र्यूमर्स उड़ाए जाते हैं। अभी जब किसानों का पैसा, अभी चुनाव के पहले तक तो आप सब जानते होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों को जो 2000 रुपया दिया जा रहा था वह नहीं देने दिया गया। 2000 की जो किस्त थी 6000 रुपया बस। तो उस किस्त के लिए जो है, जैसे ही काउंटिंग हुई उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि अब चुनाव ख़त्म हो गया है, किसानों को उनका जो हक है वह मिलना चाहिए। किसान सम्मान निधि के लिए जो है राज्य सरकार उचित कार्रवाई करे। तो ममता जी की सरकार ने उस पे लिखा कि उसको दे दिया जाए, और उसके पश्चात उन्होंने बीडीओ
और अपने जो सरकारी अमला है उसको एक परिपत्र जारी किया कि वह प्रत्येक उस परिवार को यह सूचना पहुंचाए कि जिसमें ममता बनर्जी ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया यह फिर भी कम है, क्योंकि पूरा जो अभी तक किसानों को मिला है, जो उनकी बकाया राशि है, उसके लिए सरकार संघर्ष कर रही है, केंद्र आपके साथ अन्याय कर रही है और ममता बनर्जी उसके लिए संघर्ष करके उसको भी दिलाएंगी। जो मिल रहा है उसको वो ममता बनर्जी की वजह से मिल रहा है। सब क्या है? ओछी राजनीति, ओछा करना, यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, यह माना जाना चाहिए। अब सारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उम्मीद है कि माननीय न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे उच्च न्यायालय हो, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। अभी पूरी बात नहीं ख़त्म हुई। उस दिन जब हाई कोर्ट ने थोड़ा सा छूट गया है उसको पूरा कर दूं। और तो जब हाई कोर्ट ने बेल दिया, उसके पश्चात जब दूसरे दिन बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई तो 2 जजों की बेंच, बिंदल और अरजीत साहब की बेंच ने जो उनको उनका जो है सज़ा, बेल जो स्टे किया था उसको कंटिन्यू रखने में भेद हुआ जो है, जिसमें बिंदल ने उनको जो है उनकी बेल रिजेक्ट कर की और वो बेल देने पर अरजीत साहब उसके पक्ष में थे। उस स्थिति को देखते हुए 5 जजों की बेंच को भेज दिया गया है। देखते हैं उसमें क्या आदेश होता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को कई वहाँ भी बंगाल के मामले में 2-2 केसेस लगे हुए हैं, उसके मामले में भी देखा जाता है कि क्या होता है। हम सबकी नज़र रहेगी, आगे बताएंगे। लेकिन इन प्रश्नों के संदर्भ में जो मेरे मन, मस्तिष्क और विचार में जो थे आपके सामने रखा, उस पर आप भी विचार कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, आप और हम मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। यह गंभीर चिंतन का विषय है जिसको पक्षपात रहित, राजनीति रहित होकर हमको आपको सोचना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।